हाँ जी, नमस्कार सभी को। एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन है। तो अपना राजस्थान इतिहास का एक सबसे बेहतरीन टॉपिक जिसके ऊपर अपने चर्चा कर रहे थे, वो गुर्जर प्रतिहार वंश था। और लास्ट क्लास के अंदर हमने गुर्जर प्रतिहार वंश के अंदर जो पढ़ा था, पहले उसका अपने रिवीजन करते हैं और उसके बाद में आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि गुर्जर का मतलब होता है कि गुर्जरात्रा प्रदेश से आने के कारण क्या कहलाए थे? गुर्जर कहलाए थे। प्रतिहार का मतलब होता है द्वारपाल। और प्रतिहार स्वयं को लक्ष्मण का वंशज मानते थे कि जिस प्रकार से भगवान श्री राम के भाई लक्ष्मण उनके द्वारपाल के रूप में उन्होंने कार्य किया था, उसी प्रकार से प्रतिहार जो थे ये द्वारपाल के रूप में क्या करते थे? कार्य करते थे। साथ में हमने देखा कि प्रतिहारों की कुल देवी का नाम चामुंडा माता है और साथ में इनकी तुलना जो है वो मौर्य तथा गुप्त वंश के समान की जाती है। और अग्निकुंड का जो सिद्धांत था, कहा जाता है कि गुरु विशिष्ट के अग्निकुंड से 4 पुत्र पैदा हुए थे, जिनमें प्रतिहार थे, परमार थे, चालुक्य थे और चौहान थे। उनमें सर्वश्रेष्ठ जो है वो प्रतिहार है और सर्वशक्तिशाली जो थे वो कौन थे? चौहान थे। इसके अलावा हमने गुर्जर प्रतिहारों के अंदर बात की थी कि 6ठी से 12वीं शताब्दी तक का समय जो है वो प्रतिहारों का समय माना जाता है। हालांकि इनका जो शक्तिशाली पीरियड था वो रहा था 8वीं से 10वीं शताब्दी तक का जो समय है, ये इनका शक्तिशाली पीरियड रहा था, या हम यूं कहें कि इनका गोल्डन एरा था, ये स्वर्ण काल था इनका। इसके अलावा हमने बात किया कि जो अपने 6ठी से 10वीं शताब्दी या 8वीं से 12वीं शताब्दी तक जो है वो जितने भी अपने मंदिर बने हैं प्रतिहार काल के अंदर, उन सभी के सभी मंदिरों की जो शैली थी वो कौन सी शैली थी? महामारू, या हम यूं कहें कि प्रतिहार शैली के अंदर जो है वो बने थे। अपने डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा जो थे, इनके द्वारा कहा गया है कि 6ठी शताब्दी के मध्य में कोई राजस्थान नाम का राज्य नहीं था, एक मरुथान या मरु प्रदेश नाम की कोई जगह थी और उसी का एक भाग था जिस भाग का नाम था गुजरातरा। और यहाँ पर निवास करने के कारण ये क्या कहलाए थे? गुर्जर प्रतिहार कहलाए थे। हमने बात की कि एक चीनी यात्री हवेनसांग, और हवेनसांग भारत की यात्रा करते हैं और हवेनसांग जिसने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था सीयू की, और सीयू की पुस्तक के अंदर इन्होंने भारत की यात्रा का वृतांत किया है और उन्होंने भारत की यात्रा वृतांत के अंदर लिखा है कि गुर्जरों का क्षेत्र क्या कहलाता है? कुचेलो, और गुर्जरों की राजधानी जिसका नाम था भीनमाल। और भीनमाल के लिए किस शब्द का प्रयोग किया है? तो भीनमाल के लिए पिलो मोलो या पिलो मिलो शब्द का प्रयोग किया है। एक अल मसूदी नाम के इतिहासकार आए थे, अरबी यात्री थे, और इन्होंने गुर्जरों को अल गुर्जर कहा था। अल मसूदी ने अल गुर्जर कहा था और राजा को क्या कहा था? बोरा कहा था। एक आरसी मजूमदार नाम के इतिहासकार थे और आरसी मजूमदार कहते हैं कि ये मंडोर की एक जाति हुआ करती थी और उस जाति का नाम था प्रतिहार। और मंडोर की जो प्रतिहार जाति है उसी के लिए इस शब्द का प्रयोग किया है। कौन से शब्द का? तो गुर्जर प्रतिहार शब्द का। इनकी उत्पत्ति के संदर्भ में हमने कई सारे मत पढ़े थे, अलग अलग इतिहासकारों ने इनके अलग अलग मत बताए। जैसे एक तो अग्निकुंड वाला सिद्धांत था जिसका प्रतिपादन चंद बरदाई करते हैं, इसका समर्थन मोहनोत नैन से सूर्यमल मिशन के द्वारा किया गया है। और साथ में हमने यहाँ तक भी पढ़ा है कि जो गुर्जर प्रतिहार थे इनकी उत्पत्ति के संदर्भ में जो अपने जो डॉक्टर भंडारकर थे, इन्होंने खिजर जाति का बताया है। अरब आक्रमणकारियों ने इनको जुर्ज कहा है। जॉर्ज कनेडी जो थे इन्होंने ईरानी कहा है। जैक्सन ने विदेशी कहा है। कनिघम ने इनको कुषाण कहा था। वी.एस. स्मिथ ने इनको हुण कहा था। इसके अलावा डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा जो है ये क्या कहते हैं? तो डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा जो है इन्होंने क्षत्रिय बताया था। अपने कुछ एक अभिलेख थे, जैसे नीलकुंड अभिलेख था। इन अभिलेखों के अंदर जो है वो इनके लिए किस शब्द का प्रयोग किया है? तो गुर्जर प्रतिहार शब्द का प्रयोग किया है। इसके अलावा हमने बात किया कि अपने इतिहासकार राजस्थान के राज्य कवि मोहनो अपने राजस्थान के अबुल फजल मोहनोत नैणसी जो थे, इन्होंने गुर्जरों की कुल कितनी शाखाएं बताई थी? तो गुर्जरों की शाखा बताई थी जो अपने 26 थी, जिनमें से 4 महत्वपूर्ण है। एक तो मंडोर, एक भीनमाल, एक राजौरगढ़ और एक कनौज। इसके अलावा हमने सबसे पहली जो शाखा पढ़ी थी जिस शाखा का नाम था मंडोर, और मंडोर से पहले ही हमने एक और व्यक्ति का नाम पढ़ा था जिस व्यक्ति का नाम था हरिश्चंद्र। और हरिश्चंद्र को जो घटियाला अभिलेख है जिसके अंदर क्या कहा गया है? ब्राह्मण कहा गया। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि घटियाला अभिलेख में प्रतिहारों को क्या बताया गया है? तो प्रतिहारों को ब्राह्मण बताया गया है। हरिश्चंद्र के 2 पत्नियां थी। एक बंदा अगर ब्राह्मण है तो इसकी पत्नी ब्राह्मणी थी और एक इसकी पत्नी क्षत्रिय थी। क्षत्रिय पत्नी का नाम भद्रावती मिलता है और इस भद्रावती के 4 पुत्र थे। सबसे बड़ा भोगभट्ट, फिर कदक, फिर रजिल, फिर दह। इन चारों ने मिलकर मंडोर में प्रतिहार वंश की नींव रखी थी।
रजिल सबसे महत्वपूर्ण था। रजिल से प्रतिहारों की वंशावली जो है वो प्रारंभ हो जाती है। साथ में रजिल जो था इसने अपने रोहिल्सकूप नगर के अंदर महामंडलेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था। मंडोर को 560 ईस्वी में इस बंदे ने राजधानी बना लिया था। मंडोर में एक यज्ञ भी करवाया था, उस यज्ञ का नाम था राजस्व यज्ञ। साथ में रजिल प्रतिहार जो था इसका एक दरबारी जिसका नाम था नरहरि, और नरहरि ने रजिल को क्या कहा था? राजा कहा था। नरहरि ने रजिल को राजा की उपाधि दी थी। इसके अलावा हमने बात किया रजिल के बाद में एक नरभट्ट नाम के राजा आए थे, और नरभट्ट जिसको हवेनशांग ने 2 उपाधियां दी थी। एक तो पिलीपणी जिसका मतलब होता है विद्वानों को आश्रय देने वाला, और एक पेलोपेली जिसका मतलब होता है साहसिक कार्य करने वाला। इसके अलावा हमने पढ़ा एक राजा हुए थे जिनका नाम था नाहड़ या नागभट्ट। ये रजिल का पुत्र था और इसने मेड़ता को राजधानी बनाया था। मंडोर से राजधानी किसको बना लिया था? मेड़ता को बना लिया था। साथ में इसके एक पत्नी जिसका नाम था जजिका देवी, और जजिका देवी के 2 पुत्र थे, एक का नाम तात और एक का नाम था भोज। और तात जो था इसने राज्य भोज को सौंपकर स्वयं जो है ये अपने वैराग्य धारण कर लेते या वैराग्य जीवन व्यतीत करना प्रारंभ कर देते। अब इससे आगे अगला जो अपना राजा है जिसका नाम है सिलुक। अगला जो प्रतिहार राजा है जिस राजा का नाम आता है सिलुक, सिलुक प्रतिहार। और सिलुक प्रतिहार के अंदर आपको ज्यादा कोई लंबी चौड़ी बात याद रखने की आवश्यकता नहीं है। सिलुक प्रतिहार में आप ध्यान रखना किसने भाटी शासक देवराज को हराया था, या यूं कहें कि भाटी राजा देवराज को हराया था। भाटी राजा देवराज को हराया था। भाटी राजा देवराज को हराया था। भाटी राजा देवराज को किसने हराया था? तो भाटी राजा देवराज को सिलुक ने हराया था। साथ में सिलुक के द्वारा एक मंदिर का निर्माण करवाया गया था, और इसने जो मंदिर बनाया था जिस मंदिर का नाम था सिद्धेश्वर मंदिर। इन्होंने सिद्धेश्वर मंदिर, और जिस भी मंदिर के शब्द के नाम के पीछे ईश्वर शब्द आता है ना, वो मंदिर ऑफ कोर्स किसका होता है? भगवान शिव का होता है। किसका होता है? भगवान शिव का होता है। उसके बाद में एक खतरनाक सा राजा आता है प्रतिहार वंश के अंदर, उस राजा का नाम है साबझोट। नाम तो आंगा ऊंच पंचोड़ा ही है भाई, प्रतिहारांगा नाम जी का है पर जमा ऊंच पंचोड़ा है, और थोड़ा सा ढंगू अगर पढ़ लेशन फिर याद रह जी। अब झोट झोटो लिख दियो, झोट झोट यानी कि झोटो, और जी अगर भैंस हो है, और भैंस हो है तो झोटो सी, और भैंस क्या में जाए? पानी में जाए। भैंस क्या में जाए? पानी में जाए। भैंस के अग के बजा बीण बजा, तो भैंस का अगर बीण बजाओ तो प्रतिहारंग में एक ईश्वर राजा जी को बीणो बजान तो, और प्रतिहारम एक ईश्वर भी राजा है जी को गंगा में जल समाधि ली, यानी भैंस पानी में गई और भैंस का आगे के बजाई जाए? बीण बजाई जाए। तो आप याद कैसे रखोगे? जोट प्रतिहार जो है, इस जोट प्रतिहार को याद रखने का सबसे आसान तरीका जोट यानी कि जोटो यानी कि भैंस, और भैंस क्या में जाए? पानी में, और भैंस का आगे क्या बजाई जाए? बीणो। तो एकमात्र प्रतिहार राजा जो वीणा बजाते थे, प्रतिहार राजा जो क्या बजाते थे? वीणा बजाते थे। वीणा बजाते, एकमात्र प्रतिहार राजा जो क्या बजाते थे? वीणा बजाते थे। साथ में इन्होंने गंगा में जल समाधि ली थी। भी भैंस पानी में जाए तो गंगा में जल समाधि ली थी। गंगा में इन्होंने जल समाधि ली थी। गंगा में जल समाधि ली थी। झोट प्रतिहार ने गंगा में जल समाधि ली। सबसे बड़ी बात क्या है कि गंगा में जल समाधि ली, इस बात की आपको जानकारी कहां से मिलती है? तो साहब 861 ईस्वी के अंदर एक अभिलेख लिखा गया था, जिस अभिलेख का नाम था घटियाला अभिलेख। 861 का एक अभिलेख आता है और उस अभिलेख का नाम है घटियाला अभिलेख। और जो 861 ईस्वी का घटियाला अभिलेख है, ये इस अभिलेख से जानकारी मिलती है कि झोट प्रतिहार जो थे इन्होंने गंगा में जल समाधि ली। तो एक तो राजा हुए सिलुक ने बाटी राजा देवराज को हराया। एक इन्होंने सिद्धेश्वर मंदिर बनवाया था। झोट प्रतिहार एकमात्र प्रतिहार राजा जो वीणा बजाते थे, इन्होंने गंगा में जल समाधि ली थी। जानकारी कौन से अभिलेख से मिलती है? घटियाला अभिलेख से इनकी क्या मिलती है? जानकारी मिलती है। एक छोटा सा राजा और ध्यान रखना, भीलादित्य राजा, ज्यादा विस्तार नहीं इनका, बस नाम ही थोड़ा ऊंच पंचोड़ा सा है, भीलादित्य। और भीलादित्य जो थे इन्होंने हरिद्वार में देह त्यागी थी। देह त्यागी, बस इतो ही ध्यान रखना। इन हरिद्वार ले जाने की आवश्यकता कौन पड़ी? इनकी अस्थियां बांधने की आवश्यकता कौन पड़ी? भाई बैठे ही आपकी देह त्यागी। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि भीलादित्य जो था इसने हरिद्वार के अंदर देह त्यागी। सबसे पहला हरिश्चंद्र।
हरिश्चंद्र की उपाधि रोहल्दी की पत्नियां 2, एक तो भद्रावती जिसका नाम आपको ध्यान रखना है, वो क्षत्रिय पत्नी थी जिसके 4 पुत्र थे, एक भोगभट था, एक कदक था, एक रजिल था और एक दह था। रजिल सबसे महत्वपूर्ण है, 560 में मंडोर को राजधानी बनाया था। साथ में प्रतिहारों की वंशावली इससे प्रारंभ होती है। साथ में इन्होंने मंडोर में अपने राजस्व यज्ञ करवाया था। रोहिल स्कूप नगर में महामंडलेश्वर शिव के मंदिर का निर्माण करवाया था। दरबारी नरहरि ने इनको राजा कहा था। नरभट्ट 2 उपाधियां, एक पिलीपणी और एक पेलोपेली। पिलीपणी का मतलब विद्वानों को आश्रय देने वाला, पेलोपेली का मतलब होता है साहसिक कार्य करने वाला। नहड़िया नागभट्ट रजिल का पुत्र था और मेड़ता को राजधानी बनाया था। इसके पत्नी का नाम जजिका देवी, पुत्र थे 2, एक का नाम तात और दूसरे का नाम था भोज। और इसके अलावा हमने बात किया सिलुक का, और सिलुक जो था इसने भट्टी राजा देवराज को हराया, सिद्धेश्वर मंदिर बनवाया था। जोट प्रतिहार एकमात्र ऐसा राजा जिसने जो वीणा बजाते थे। प्रतिहारों में एक राजा ऐसा जिसने जो वीणा बजाता था, जिसने गंगा में जल समाधि ली। जानकारी 861 के घटियाड़ा अभिलेख से मिलती है। बिलादित्य हरिद्वार में देहतागी थी। अगला जो राजा आता है जिसका नाम आता है कक प्रतिहार, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। मिटा दूं? बहुत बढ़िया। देखो मैं एक एक कंसेप्ट आपको अच्छे से क्लियर करवा रहा हूं, बस आप लगातार क्लास को देखते रहिएगा। मैं आपसे वादा करता हूं कि इतना विस्तार से, इतना आराम से प्रतिहार वंश कोई नहीं करवाने वाला है। आगे देखिएगा, अगला आता है कक प्रतिहार। कक प्रतिहार, देखो इनके नाम जो है वो कुछ इस प्रकार के, जैसे कक, ककुक, कुकुस्त, ये नाम जो सीधे सीधे कई बार पूछ रहे जाते हैं कि कक का संबंध किस राजवंश से है, तो प्रतिहार राजवंश से है। कक प्रतिहार के अंदर आप ध्यान रखना कि ये अपने ज्योतिष के ज्ञाता थे। ज्योतिष के ज्ञाता थे, यानी एक विद्वान था और साथ में एक क्या थे, कवि थे। ज्योतिष के ज्ञाता थे, एक विद्वान थे और साथ में क्या थे, कवि थे। कक प्रतिहार जो थे ये नागभट्ट के सामंत हुआ करते थे। नागभट्ट प्रथम, नागभट्ट प्रथम कौन सी शाखा का, भीनमाल शाखा का। नागभट्ट प्रथम के सामंत थे। नागभट्ट प्रथम के सामंत थे। नागभट्ट प्रथम के सामंत कौन थे, तो नागभट्ट प्रथम के सामंत जो है वो कक प्रतिहार हो जाएंगे। कक प्रतिहार नागभट्ट के सामंत हो जाएंगे। इनकी एक पत्नी है जिसका नाम है पद्मिनी। इनकी जो पत्नी है जिसका नाम था पद्मिनी, और एक इनकी पत्नी जिसका नाम था दुर्लभ देवी। दुर्लभ देवी। और पद्मिनी का जो पुत्र हुआ था जिसका नाम तो था बाउक, और दुर्लभ देवी के पुत्र का नाम था कक्कुक। इनकी 2 पत्नियां के नाम जो है वो आपको खास तौर से ध्यान रखना। एक तो इनकी पत्नी का नाम था पद्मिनी और पद्मिनी के पुत्र का नाम था बाउक, और एक इनकी पत्नी दुर्लभ देवी और दुर्लभ देवी के पुत्र का नाम था ककुक। अब अगला जो राजा बनता है कक प्रतिहार के बाद में, वो बनता है बाउक। पद्मिनी का पुत्र राजा बनेगा पहले, और पद्मिनी का पुत्र राजा बनेगा, तो राजा कौन सा आएगा, बाउक। और बाउक प्रतिहार जो था, इस बाउक प्रतिहार में ध्यान रखना किसने 837 में बाउक प्रतिहार जो था, इसने मंडोर के विष्णु मंदिर पर बाउक प्रशस्ति लिखवाई थी। मंडोर के विष्णु मंदिर पर बाउक प्रशस्ति लिखवाई थी। मंडोर का कौन सा मंदिर, तो मंडोर का विष्णु मंदिर। और मंडोर में जो विष्णु मंदिर है, इस मंडोर के विष्णु मंदिर पर एक प्रशस्ति लिखवाई थी जिस प्रशस्ति का नाम था बाउक प्रशस्ति। और बाउक प्रशस्ति किसके द्वारा लिखवाई गई, बाउक के द्वारा। बाउक किसका पुत्र था, पद्मिनी का। पद्मिनी किसकी पत्नी है, कक की पत्नी है। और कक प्रतिहार जो था, ये कक का संबंध कौन से वंश से आता है, तो कक का संबंध जो है वो प्रतिहार वंश से आता है। बाउक के बाद में आगे का राजा कौन सा बनेगा, ककुक बनेगा। पहले कक राजा बने थे, कक के बाद में राजा कौन से बने थे, बाउक बने थे। और बाउक के बाद में जो साथियों राजा बनते हैं जिनका नाम क्या आता है, ककुक नाम आता है। अगला जो राजा आपका बनता है, जिस राजा का नाम आता है ककुक। एक आगे चलकर कुकुस्त नाम का राजा आएगा, वो अलग है और ककुक अलग है। ककुक के अंदर आप ध्यान रखना कि इसने 2 स्तंभ लिखवाए थे। 2 इसने क्या लिखवाए थे, स्तंभ। 2 इसने स्तंभ लिखवाए थे। ककुक ने 2 स्तंभ लिखवाए थे। एक तो लिखवाया था मंडोर में और एक लिखवाया था रोहिल स्कूप में। रोहिल स्कूप में इसने 2 स्तंभ लेख लिखवाए थे। एक तो मंडोर में लिखवाया और दूसरा रोहिल स्कूप में लिखवाया।
साथ में इसी ककुक के समय में 861 में कौन सा अभिलेख लिखा गया था? गटियाड़ा अभिलेख। गटियाड़ा अभिलेख। और ये जो गटियाड़ा अभिलेख है, इससे हमें प्रतिहार वंश की क्या मिलती है? जानकारी मिलती है। और गटियाड़ा अभिलेख कौन से राजा के समय का है? तो आप बताना ककुक के समय का है। गटियाड़ा अभिलेख कौन से राजा के समय का है? ककुक के समय का है। उसके बाद में एक राजा बनते हैं जिनका नाम आता है इंद्रजीत। आपसे पूछे कि प्रतिहारों की मंडोर शाखा का अंतिम राजा, मंडोर शाखा का जो अंतिम राजा था जिसका नाम था इंद्रजीत। और इंद्रजीत जो थे, इसकी एक पुत्री है और पुत्री का नाम था लीला देवी या किशोर कंवरी। या तो आप कहो लीला देवी और या आप कहो किशोर कंवरी। लीला देवी या इसी को कहते हैं किशोर कंवरी। इसका विवाह जो है वो किसके साथ में हुआ था? इसका विवाह हुआ था मारवाड़ के राव चूड़ा से। मारवाड़ में अपने एक राजा हुए थे जिनका नाम था राव चूड़ा। एक मेवाड़ में चुंडा होते, वो राजकुमार है। और ये मारवाड़ का राव चूड़ा इसके साथ में विवाह हुआ था और मंडोर इन्होंने दहेज के अंदर दे दिया था। किसको? राव चूड़ा को। ये आपके मंडोर शाखा का अंतिम राजा। सबसे पहला हरिश्चंद्र। हरिश्चंद्र की दो पत्नी, एक ब्राह्मणी, एक क्षत्रिय। क्षत्रिय पत्नी का नाम भद्रावती। भद्रावती के भोगभट, कदक, रजिल और दह नाम के 4 पुत्र थे। रजिल से वंशावली शुरू हुई। 560 में मंडोर को राजधानी बनाया। मंडोर में राजकीय यज्ञ करवाया था। रोहिल स्कूप नगर में महामंडलेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया। दरबारी नरहरि ने इसको क्या कहा था? राजा कहा था। रजिल के बाद में नरबट। नरबट जो है इसकी 2 उपाधियां थी, पिलीपणी और पेलोपेली। पिलीपणी का मतलब विद्वानों को आश्रय देने वाला, पेलोपेली का मतलब साहसिक कार्य करने वाला। नाहड़िया नागभट राजा बनते हैं। ये रजिल का पुत्र था, इसने मेड़ता को राजधानी बनाया था। इसकी पत्नी का नाम जजिका देवी। 2 पुत्र थे, तात और भोज। तात राज्य भोज को सौंपकर स्वयं निर्वासित जीवन व्यतीत करते हैं। सिलुक राजा बनते हैं और सिलुक जो था इसने भट्टी राजा देवराज को परास्त किया था। साथ में सिद्धेश्वर मंदिर बनाया था। जोट प्रतिहार वीणा बजाते थे और साथ में जोट प्रतिहार जो था इसने गंगा में जल समाधि ली, जिस बात की जानकारी गटियाड़ा अभिलेख से मिलती है। फिर बिलादित्य नाम के राजा बनते हैं जिन्होंने हरिद्वार में देहता की थी। और बिलादित्य के बाद में जो राजा बनते हैं जिनका नाम था कक। और कक प्रतिहार जो थे ये एक अपने अच्छे विद्वान थे और विद्वान होने के साथ साथ एक कवि भी थे। इनकी 2 पत्नियां थी, एक पद्मिनी और पद्मिनी जो थी इसके पुत्र का नाम बाउक और एक इनकी पत्नी जिसका नाम था दुर्लभ देवी जिसके पुत्र का नाम था ककुक। और बाउक जो था इसने 837 में बाउक प्रशस्ति लिखवाई थी और ककुक जो था इसने 2 स्तंभ लेख लिखवाए, एक मंडोर में और दूसरा रोहिल स्कूप में। 861 में इन्होंने गटियाड़ा शिलालेख लिखवाया जिससे अपने प्रतिहार वंश की जानकारी मिलती है। और साथ में जो इंद्रजीत था ये मंडोर शाखा का अंतिम राजा था। इसने अपनी पुत्री लीला देवी या किशोर कंवरी का विवाह जो है वो किसके साथ में किया था? राव चूड़ा से। और दहेज में क्या दे दिया था? मंडोर जोधपुर दिया था। तो इतने का आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा, उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। अगली अपनी जो प्रतिहारों की शाखा है जिस शाखा का नाम है भीनमाल शाखा। मिटा देता हूं। जो जो टॉपिक आपको टफ लगते हैं उनको मैं आसान बनाने का प्रयास करूंगा। मुझे सबसे आसान टॉपिक प्रतिहार वंश लगता है। जो बाकी सभी के लिए एक मुसीबत खड़ी कर देता है ना, वो अपने को सबसे आसान लगता है। और रट्टे तो आपको पता ही है, जिन्होंने ऑफलाइन पढ़ा है उनको तो पता ही है कि प्रत्येक टॉपिक के लास्ट में हम इतना बेहतरीन रिवीजन करवा देते हैं कि मेवाड़ को करवाने में कम से कम 35 दिन लग जाते हैं और मैं उसका रिवीजन करवा देता हूँ 50-60 मिनट के अंदर और लाइन टू लाइन। वो तो आपको पता ही है कि रट्टे कितने बेहतरीन है। अगली शाखा है अपनी भीनमाल शाखा। प्रतिहारों की भीनमाल शाखा और भीनमाल जालोर के अंदर है। भीनमाल शाखा के अंदर सबसे पहला जो राजा आता है जिस राजा का नाम आता है नागभट प्रथम। नागभट प्रथम सबसे पहला जो भीनमाल शाखा का राजा जिसका नाम है नागभट प्रथम। और नागभट प्रथम का समय आता है 730 से लेकर 756 ईस्वी तक। 730 ईस्वी से लेकर 756 ईस्वी तक का समय किसका आता है? नागभट प्रथम का आता है। सबसे पहला तो आप नागभट प्रथम में यह ध्यान रखना कि प्रतिहार वंश का वास्तविक संस्थापक कौन है? नागभट प्रथम। प्रतिहार वंश का वास्तविक संस्थापक, प्रतिहार वंश का जो वास्तविक संस्थापक था, वास्तविक संस्थापक, प्रतिहार वंश का वास्तविक संस्थापक कौन है? तो प्रतिहार वंश का वास्तविक संस्थापक नागभट प्रथम है। नागभट प्रथम जो थे इन्होंने 730 ईस्वी में चावंडों से भीनमाल को जीता था और चावंडों से भीनमाल को जीतकर राजधानी बनाया था। चावंडों से
भीनमाल को जीतकर क्या बनाया था? भीनमाल को जीतकर राजधानी बनाया था। भीनमाल को जीतकर अपनी क्या बना लिया था? राजधानी। चावंडों से भीनमाल को जीतकर क्या बनाया था? राजधानी। यानी मंडोर के बाद में जो अपनी प्रतिहारों की शाखा है, इस शाखा का नाम है भीनमाल। और भीनमाल को जीतकर राजधानी किसके द्वारा बनाया गया था? तो नागभट्ट प्रथम जो थे, इन्होंने चावंडों से भीनमाल को जीता था। जिस प्रकार से महाराणा प्रताप ने लूणा चावंडिया को हराकर चावंड को जीता था, इसी प्रकार से इन्होंने चावंडों को हराकर जो है वो भीनमाल को जीत लिया था। इसके अलावा नागभट्ट प्रथम जो थे, इन्होंने कुछ समय के लिए उज्जैन को राजधानी बनाया था। इन्होंने उज्जैन को भी क्या बनाया था? उज्जैन को भी राजधानी बनाया था। उज्जैन को भी अपनी क्या बना लिया था? राजधानी। पहले तो इनके द्वारा राजधानी किसको बनाया गया था? भीनमाल को। फिर इनके द्वारा राजधानी किसको बनाया गया था? उज्जैन को राजधानी बनाया गया था। नागभट्ट प्रथम जो प्रतिहार वंश के वास्तविक संस्थापक है, इन्होंने 730 में चावंडों से भीनमाल को जीतकर अपनी राजधानी बना लिया था और उज्जैन को भी इन्होंने क्या बनाया था? राजधानी। नागभट्ट प्रथम जो है, इनको नागवलोक कहते हैं। इनको क्या कहा जाता है? नागवलोक कहा जाता है। इनको नागवलोक कहा जाता है। इनको नागवलोक कहते हैं तो इनके दरबार को नागवलोक का दरबार कहते हैं। इनको नागवलोक कहा जाता है और इनके दरबार को किस नाम से जाना जाता है? नागवलोक के दरबार के नाम से जाना जाता है। प्रतिहारों में सबसे महत्वपूर्ण इनकी उपाधियां होती है भाई। इनकी उपाधि जो है, ये आपको खास तौर से ध्यान रखनी है। इसकी उपाधि है, एक तो इनकी उपाधि है इंद्र के धम का नाशक। इंद्र के धम का नाशक कहा जाता है इनको। इंद्र के धम का नाशक कहते हैं। एक इनको कहा जाता है नारायण की मूर्ति का प्रतीक। नारायण की मूर्ति का प्रतीक। नारायण की मूर्ति का प्रतीक कहते हैं। इंद्र के धम का नाशक इनको कहा जाता है, नारायण की मूर्ति का प्रतीक कहते हैं। साथ में इनको कहा जाता है मलेच्छ नाशक। मलेच्छ नाशक एक मलेच्छ जाति है और उस मलेच्छ जाति के विद्रोह का दमन करने वाला जो राजा था, जिसका नाम था नागभट्ट प्रथम, जिसके कारण इनको मलेच्छ नाशक कहा जाता है। एक प्रश्न और पूछा जाता है, भंडानकों के विद्रोह का दमन किसने किया था? भंडानकों के नाशक कौन थे? तो आपका नाम आता है पृथ्वीराज चौहान तृतीय। और अगर आपसे पूछा जाए कि मलेच्छ नाशक के नाम से किसे जाना जाता है, तो मलेच्छ नाशक कहा जाता है नागभट्ट प्रथम को। साथ में इनको राम का प्रतिहार कहते हैं। इनको कहा जाता है राम का प्रतिहार। राम का प्रतिहार भी किसको कहते हैं? तो राम का प्रतिहार जो है, ये भी आपके नागभट्ट प्रथम को कहा जाता है। साथ में नागभट्ट प्रथम के लिए एक और शब्द आता है और वो शब्द है क्षत्रिय ब्राह्मण। क्षत्रिय ब्राह्मण। क्षत्रिय ब्राह्मण भी किसको कहते हैं? तो क्षत्रिय ब्राह्मण भी नागभट्ट प्रथम को कहा जाता है। नागभट्ट प्रथम को मलेच्छ नाशक कहते हैं। साथ में इंद्र के धम का नाशक कहते हैं, नारायण की मूर्ति का प्रतीक कहते हैं, राम का प्रतिहार भी इनको कहा जाता है। साथ में इनको क्षत्रिय ब्राह्मण के नाम से जाना जाता है। ये आपके प्रतिहार वंश के क्या हो जाएंगे? वास्तविक संस्थापक जो है ये हो जाएंगे। कौन से? तो प्रतिहार वंश के वास्तविक संस्थापक नागभट्ट प्रथम हो जाएंगे। देखिएगा, नागभट्ट प्रथम जो है, इनके समय में आपके जो अधिकतर जो राजवंश थे, जैसे गुहिल, राठौड़, गुहिल हो गया, राठौड़ हो गया, चौहान हो गया, परमार हो गया, परमार, चंदेल और चालुक्य। चालुक्य ये सारे के सारे इनके क्या हुआ करते थे? सामंत थे। ये सामंत थे। और सामंत किसके थे? नागभट्ट प्रथम के। नागभट्ट प्रथम जो है, इस नागभट्ट प्रथम के सामंत कौन कौन से वंश थे? जैसे गुहिल वंश हो गया, राठौड़ वंश हो गया, चौहान वंश हो गया, परमार वंश हो गया, चंदेल वंश हो गया, चालुक्य वंश हो गया। ये सारे के सारे इनके क्या हुआ करते थे? सामंत हुआ करते थे। तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा, उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो सबसे पहले हमने बात किया कि नागभट्ट प्रतिहार वंश का वास्तविक संस्थापक है। 730 में चावंडों से भीनमाल को जीतकर राजधानी बनाया था। कुछ समय के लिए उज्जैन को राजधानी बनाया। इनको नागवलोक कहा जाता है। उपाधियां महत्वपूर्ण: इंद्र के दम का नाशक, नारायण की मूर्ति का प्रतीक, मलेच्छ नाशक, राम का प्रतिहार, क्षत्रिय ब्राह्मण और गुहिल, राठौड़, चौहान, परमार, चंदेल, चालुक्य, ये सारे के सारे नागभट्ट के सामंत हुआ करते थे। ये आपसे कई बार प्रश्न पूछ लिया जाता है कि मलेच्छ नाशक और मलेच्छों के विद्रोह का दमन करके अपने साम्राज्य का विस्तार किया था। इस बात की जानकारी ग्वालियर प्रशस्ति से मिलती है। ग्वालियर प्रशस्ति।
ग्वालियर प्रशस्ति से पता चलता है कि इन्होंने मलेच्छों का नाश करके अपने साम्राज्य का क्या किया था, विस्तार किया था। किसका नाश करके? मलेच्छों का नाश करके अपने साम्राज्य का विस्तार करने वाले राजा कौन से थे? नागभट्ट प्रथम थे। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा, उसके बाद में मैं आगे की बात करता हूं। आगे देखो, मिटा देता हूं इसको, कोई जल्दबाजी नहीं है, आराम से, और नए आपको स्पीड बढ़ाने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी। कई बार क्या होता है कि क्लास की स्पीड बढ़ानी पड़ती है, बच्चों को 1.5 गुना 2 गुना करके देखना पड़ता है, और मुझे लगता है कि मेरी क्लास में ऐसी जो है वो कंडीशन होने वाली है नहीं। आगे देखिएगा, नागभट्ट जो थे, इसने एक अरब आक्रमणकारी था, और अरब आक्रमणकारी जिसका नाम था जुनैद, अरब आक्रमणकारी जिसका नाम था जुनैद, इस जुनैद को हराया था, जुनैद को हराया था, अरब आक्रमणकारी जुनैद को हराया था। आप ध्यान रखना कि जुनैद को हराने वाले 2 व्यक्ति थे, एक अपने बप्पा रावल जिसको अपने काल भोज के नाम से भी जानते हैं, उन्होंने भी जुनैद को परास्त किया था। एक आपका नागभट्ट फर्स्ट जो था, इसने जुनैद को हराया था, और इसने जुनैद को हराकर एक जगह जिसका नाम है बड़ौच, गुजरात की एक जगह जिसका नाम है बड़ौच, और बड़ौच जो थी, ये बड़ौच किससे छीना था? जुनैद से। और बड़ौच को छीनकर किस राजा को दिया था? भरत भंड या भरतर भंड नाम के राजा को दिया था, नाम के राजा को दिया, नाम के राजा को दिया था। ये जुनैद जो था, इसने बड़ौच जो है ये छीन लिया था, किससे? भरत भंड या भरतर भंड नाम के जो राजा थे, इनसे बड़ौच को छीन लिया था, और वापस जो है वो किसने दिलवाया था? नागभट्ट फर्स्ट ने दिलवाया। तो आप कह सकते हो कि नागभट्ट फर्स्ट ने जुनैद को परास्त करके, और जो आपकी कौन सी जगह हो जाएगी, जुनैद को हराकर बड़ौच जो था वो भरतभंड नाम के राजा को क्या कर दिया था? दे दिया था। उसके बाद में नागभट्ट फर्स्ट जो था, ये आपके राष्ट्रकूट राजा, राष्ट्रकूट शासक दंती दुर्ग से हार का सामना करना पड़ा था। राष्ट्रकूट शासक जिनका नाम था दंती दुर्ग, और दंती दुर्ग से इनको हार का सामना करना पड़ा था, हार का सामना करना पड़ा, हार का सामना करना पड़ा था। राष्ट्रकूट वंश से हार गए थे, और अपने प्रतिहारों में एक ऐसा राजा भोज ही आएगा, भोज प्रतिहारी आएगा जो राष्ट्रकूट वंश को परास्त कर देगा। बाकी समस्त राजा जो थे वो राष्ट्रकूटों से परास्त हो गए थे। तो नागभट्ट जो था ये प्रतिहार वंश का वास्तविक संस्थापक है। 730 में इसने जो चावंड थे, इन चावंडों से भीनमाल को जीतकर राजधानी बनाया था। कुछ समय के लिए उज्जैन को भी अपनी क्या बना लेते हैं? राजधानी बना लेते हैं। इनको नागव लोग कहते हैं। इनकी उपाधियां इंद्र के दम का नाशक, नारायण की मूर्ति का प्रतीक, राम का प्रतिहार, मलेच्छ नाशक, क्षत्रिय ब्राह्मण के नाम से इनको जाना जाता है। साथ में ग्वालियर प्रशस्ति के अनुसार इन्होंने मलेच्छों का दमन किया था। साथ में अरब आक्रमणकारी जुनैद को परास्त करके बड़ौच जो था ये भरतभंड नाम के राजा को समर्पित कर दिया था, और साथ में राष्ट्रकूट वंश के राजा जिनका नाम था दंती दुर्ग, इनसे हार का सामना करना पड़ा था। अगला आपका जो राजा आता है, जिस राजा का नाम आता है वत्सराज प्रतिहार। साथ साथ आप नोट्स बनाते चलिएगा, कंटेंट बेहतर से बेहतर देने का प्रयास किया जाएगा। अगला राजा आता है जिसका नाम आता है वत्सराज प्रतिहार। वत्सराज प्रतिहार, और वत्सराज प्रतिहार का समय हो जाएगा 756 से लेकर 780 तक, 756 से लेकर 780 तक। पिता का नाम हो जाएगा देवराज, पिता का नाम है देवराज, और इनकी माता का नाम था भूमिका देवी, माता का नाम हो जाएगा भूमिका देवी, माता का नाम हो जाएगा भूमिका देवी। पिता का नाम देवराज और माता का नाम हो जाएगा भूमिका देवी। पिता का नाम देवराज और माता का नाम भूमिका देवी। वत्सराज की उपाधियां भी महत्वपूर्ण हैं, और इनकी उपाधि कौन कौन सी है? तो इनकी उपाधि हो जाएगी, एक तो रणहस्तिन, और एक हो जाएगी जयवराह। रणहस्तिन या रणहस्तिन, एक हो जाएगी जयवराह। रणहस्तिन और जयवराह की उपाधियां किसकी हो जाएगी? वत्सराज प्रतिहार की। साथियों, वत्सराज प्रतिहार के समय में कनौज के साथ त्रिपक्षीय संघर्ष शुरू होता है। कनौज के साथ में कौन सा संघर्ष? त्रिपक्षीय संघर्ष शुरू होता है। कनौज के साथ में त्रिपक्षीय संघर्ष प्रारंभ हुआ था।
कनौज के साथ में कौन सा संघर्ष प्रारंभ होता है? त्रिपक्षीय संघर्ष प्रारंभ होता है। और ये जो त्रिपक्षीय संघर्ष है ये लगभग 100 से लेकर 150 वर्ष तक चला था। त्रिपक्षीय संघर्ष कितने टाइम तक चलता है? 100 से लेकर 150 साल तक वत्सराज के समय में जो संघर्ष चला था, उस संघर्ष को हम कौन से संघर्ष के नाम से जानते हैं? त्रिपक्षीय संघर्ष के नाम से। ये संघर्ष क्यों चला था? क्योंकि 647 में कनौज के एक राजा थे जिनका नाम था हर्षवर्धन, और इस हर्षवर्धन की मृत्यु हुई थी। और जब हर्षवर्धन की मृत्यु होती है 647 ईस्वी में, तो इनकी मृत्यु के बाद में कनौज का राज्य लड़खड़ा गया था। और कनौज का राज्य लड़खड़ाने के कारण आसपास की रियासतों जो थी, इन्होंने सोचा कि हमें इस बात का फायदा उठाना चाहिए, जिसके कारण इन्होंने कनौज जो है इसको जीतने का प्रयास करना शुरू कर दिया था। यह संघर्ष कुछ इस प्रकार से चलने वाला है। यह आपका दक्षिण भारत का चित्र आ जाएगा। यहां पर अपना उत्तर भारत में जो वंश है, जिस वंश का नाम हो जाएगा प्रतिहार वंश। उत्तर भारत के अंदर जो वंश था, जिस वंश का नाम क्या हो जाएगा साहब? प्रतिहार वंश हो जाएगा। महाराष्ट्र में एक वंश था जिसका नाम था राष्ट्रकूट वंश। राष्ट्रकूट वंश। और बीच में क्या है? कनौज है। और यहां पर एक वंश हो जाएगा बंगाल में, जिस वंश का नाम था पाल वंश। बंगाल में कौन सा वंश हो जाएगा? पाल वंश। देखो, बंगाल के अंदर जो वंश था पाल वंश, इस पाल वंश के राजा का नाम है धर्मपाल। इस सर्किल को आप ढंग से समझ लेना। पाल वंश के राजा का नाम है धर्मपाल। राष्ट्रकूट वंश का राजा है जिसका नाम है ध्रुव। राष्ट्रकूट वंश के राजा का नाम है ध्रुव। कनौज के राजा का नाम था इंद्रायुध। कनौज के राजा का नाम हो जाएगा इंद्रायुध। और प्रतिहार वंश के अपने कौन से हो जाएंगे? वत्सराज। वत्सराज के समय में प्रारंभ होता है ये संघर्ष। तो अपने प्रतिहार वंश के राजा जो है वो वत्सराज है, कनौज के राजा इंद्रायुध है, राष्ट्रकूट वंश का ध्रुव है, और पाल वंश का धर्मपाल है। सर्किल को अच्छे से समझने का प्रयास कीजिएगा। सबसे पहले क्या होता है? प्रारंभ करते हैं वत्सराज, और वत्सराज ने अटैक कर दिया किसके ऊपर? कनौज के ऊपर। वत्सराज ने आक्रमण किसके ऊपर किया? कनौज पर। और कनौज पर आक्रमण किया तो यहां पर वत्सराज की क्या हो जाती है? विजय। वत्सराज ने कनौज पर आक्रमण किया। सर्किल को ढंग से समझ लेना। वत्सराज ने सबसे पहले कनौज पर अटैक किया, और कनौज पर अटैक किया तो वत्सराज की क्या होगी? जीत होगी। मतलब इंद्रायुध की क्या हो जाती है? हार। और इंद्रायुध की हार हुई तो इंद्रायुध किसके पास में गया? धर्मपाल के पास में। किस लिए गया था? सहायता के लिए। इंद्रायुध जाता है धर्मपाल के पास में कि भाई तू मेरी क्या कर? सहायता कर। अब इंद्रायुध अगर धर्मपाल के पास में सहायता के लिए जाएगा तो धर्मपाल फिर अटैक किसके ऊपर करेगा? वत्सराज के ऊपर। तो धर्मपाल भाई साहब ने अटैक कर दिया किसके ऊपर? वत्सराज के ऊपर। और जब धर्मपाल ने अटैक किया तो धर्मपाल की भी क्या हो जाती है? हार हो जाती है। धर्मपाल की क्या हो जाती है? हार हो जाती है। सबसे पहली शुरुआत वत्सराज करते हैं। वत्सराज ने अटैक किया कनौज पर। कनौज के राजा इंद्रायुध भागकर किसके पास गए? धर्मपाल के पास में। धर्मपाल हार गया, अपने इंद्रायुध भागकर धर्मपाल के पास गए। धर्मपाल ने जब अटैक किया तो वो भी हार गया। ये पूरा का पूरा फंडा बैठा बैठा एक बंदा देख रहा था, जिस बंदे का नाम था ध्रुव। ध्रुव पहले शांत था, और जब मामला थोड़ा शांत हुआ तो फिर ध्रुव ने आक्रमण कर दिया किसके ऊपर? वत्सराज पर। और जब ध्रुव वत्सराज के ऊपर आक्रमण करता है तो फिर वत्सराज की क्या हो जाती है? विजय हो जाती है। इससे ध्रुव की क्या हो जाती है? विजय हो जाती है। यानी कि वत्सराज ने कनौज के इंद्रायुध को हरा दिया, पाल वंश के धर्मपाल को भी हरा दिया, लेकिन स्वयं राष्ट्रकूट वंश के राजा जिनका नाम क्या था? ध्रुव नाम था, इस ध्रुव से स्वयं क्या हो जाते हैं? परास्त हो जाते हैं। एक अभिलेख आता है रागनपुर। एक अभिलेख है जिसका नाम है रागनपुर। एक आता है वनी, और एक आता है डिंडोरी। डिंडोरी। ये सारे के सारे क्या है? अभिलेख है। एक रागनपुर है और एक बनी है और एक डिंडोरी अभिलेख जो है, इससे पता चलता है, इससे जानकारी मिलती है कि यहां से हारकर वत्सराज जो है वो मरुस्थल में क्या लेते हैं? शरण लेते हैं। वत्सराज ने मरुस्थल में शरण ली थी। मरुस्थल में क्या ली थी? मरुस्थल में शरण ली थी। मरुस्थल में क्या ली थी? इन्होंने शरण ली थी। इस बात की जानकारी कहां से मिलती है? तो इस बात की जानकारी जो है वो रागनपुर, वनी और डिंडोरी अभिलेख जो है, इससे पता चलता है कि ध्रुव से परास्त होकर वत्सराज जो है वो कहां पर शरण लेते हैं? तो वत्सराज ने शरण ली थी आपके मरुस्थल के अंदर। साथ में ओसिया और दौलतपुर अभिलेख के अनुसार पता चलता है, ये भी ध्यान रखना आप साथ में, कि एक तो ओसिया और एक आता है दौलतपुर। दौलतपुर।
ओसिया और दौलतपुर अभिलेख के अनुसार वत्सराज ने बंडी जाति को रहया था। वत्सराज ने बंडी जाति को रहया था। बंडी जाति को रहया था। बंडी जाति को हराया। भाई एक तो अभिलेख आता है ओसिया दौलतपुर। ओसिया दौलतपुर अभिलेख से पता चलता है कि वत्सराज ने कौन सी जाति को परास्त किया? बंडी जाति को। रागनपुर, बनी और डिंडोरी अभिलेख से पता चलता है कि भाई वत्सराज ध्रुव से हारे थे, और ध्रुव से हारकर शरण कहां पर लेते हैं? तो ध्रुव से हारकर शरण जो है मरुस्थल में लेते हैं। वत्सराज जिनके पिता का नाम देवराज, माता का नाम भूमिका देवी, उपाधि रणहस्तिन और जयवरा है। कनौज के साथ में त्रिपक्षीय संघर्ष इन्हीं के समय प्रारंभ हुआ था, जो 100 से 150 वर्ष तक चला था। कारण था कि 647 में हर्षवर्धन की मृत्यु हो गई थी। उसके बाद में राज्य लड़खड़ा गया था, जिसके बाद में कनौज को जीतने का आसपास के लोगों ने प्रयास किया। सबसे पहला प्रारंभ करते हैं वत्सराज, कनौज पर आक्रमण करते हैं। इंद्रायुध हारकर पाल वंश के धर्मपाल के पास में जाता है। धर्मपाल के पास में सहायता के लिए जाता है। जब धर्मपाल वत्सराज पर अटैक करता है, धर्मपाल हार जाता है। फिर लास्ट में ध्रुव ने आक्रमण किया वत्सराज पर, तो ध्रुव जीत गया था। और यहां पर वत्सराज की हार होती है, इस बात की जानकारी रागनपुर, बनी और डिंडोरी अभिलेख से पता चलता है कि यहां से हारकर वत्सराज मरुस्थल में शरण लेते हैं। ओसिया दौलतपुर अभिलेख के अनुसार वत्सराज ने कौन सी जाति को हराया था? बंडी जाति को हराया था। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा, उसके बाद में हम वत्सराज में आगे की बातें जो है वो करते हैं। हाँ जी बिल्कुल, मैं इसको मिटा देता हूं। उसके बाद में वत्सराज के समय के दो प्रमुख ग्रंथ आते हैं। दो प्रमुख कवियों के नाम और दो प्रमुख ग्रंथ जो है ये आपको खास तौर से याद रखने हैं। इनके समय में 778 में एक कवि जिनका नाम था उद्योतन सूरी। उद्योतन सूरी और सब उद्योतन सूरी जो थे, इन्होंने ग्रंथ लिखा था कुवल्यमला। उद्योतन सूरी ने कौन सा ग्रंथ लिखा था? कुवल्यमला। वत्सराज के समय में उद्योतन सूरी ने कुवल्यमला लिखा था, और 781 में जीनसेन सूरी जो थे, इस जीनसेन सूरी ने एक ग्रंथ लिखा था जिसका नाम था हरिवंश पुराण। हरिवंश पुराण नाम था। जीनसेन सूरी ने कौन सा ग्रंथ लिखा था? हरिवंश पुराण था। वत्सराज शैव मत के अनुयायी थे। कौन से मत के अनुयायी थे? शैव मत के, या यूं कहें कि शैव धर्म के अनुयायी कौन थे? तो शैव धर्म के अनुयायी वत्सराज थे। वत्सराज शैव धर्म के अनुयायी थे। हालांकि वत्सराज ने एक जगह जिसका नाम है ओसिया, एक जगह है जिसका नाम है ओसिया, और ओसिया कहां पर पड़ता है? तो ओसिया पड़ता है जोधपुर। और ओसिया के अंदर इन्होंने एक तो बनवाया था जैन मंदिर बनवाया था। ओसिया के अंदर जैन मंदिर बनवाया था। महावीर स्वामी का ये जो सबसे प्राचीन मंदिर आप इसको कह सकते हो, ओसिया के अंदर जैन मंदिर बनवाया था। और साथ में जो है इन्होंने क्या बनवाया था? सरोवर बनवाया था। एक जैन मंदिर बनवाया था और एक क्या बनवाया था? सरोवर बनवाया था। ओसिया जो है ये आपके सूर्य तथा जैन मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। सूर्य तथा जैन मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। सूर्य तथा जैन मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। सूर्य तथा जैन मंदिरों के लिए क्या है? प्रसिद्ध है। सूर्य तथा जैन मंदिरों के लिए क्या प्रसिद्ध है? तो ओसिया प्रसिद्ध है। इस ओसिया को राजस्थान का भुवनेश्वर कहते हैं। ओसिया को राजस्थान का क्या कहा जाता है? तो राजस्थान का भुवनेश्वर किसको कहते हैं? तो राजस्थान का भुवनेश्वर साहब ओसिया जोधपुर को कहा जाता है। राजस्थान का भुवनेश्वर मीडियम पेसर नहीं कहते हैं, भुवनेश्वर जगह है। और इसकी तुलना राजस्थान में किस जगह से की गई है? तो ओसिया से की गई है। ओसिया को राजस्थान का भुवनेश्वर कहते हैं। ओसिया में एक मंदिर है, और मंदिर कौन सी माता है? सचिया माता, या यूं कहें सचिया माता। और सचिया माता या एक माता, इसी माता को कहते हैं ओसिया माता। सचिया माता या ओसिया माता जो है, इनका क्या है? यहां पर मंदिर है। सचिया माता या ओसिया माता का मंदिर है। और ये जो सचिया माता या ओसिया माता जो है, ये ओसवाल जैन परिवार की कुल देवी है। ओसवाल जैन परिवार की क्या है? कुल देवी है। ओसवाल जैन परिवार की कौन सी देवी है? कुल देवी। ओसवाल जैन परिवार की कुल देवी का नाम क्या है? ओसिया माता या सचिया माता। आप एक बात और ध्यान रख सकते हो कि ओसवाल जैन परिवार में किसका जन्म हुआ था? ओसवाल जैन परिवार में मोतीलाल तेजावत का जन्म होता है।
ओसवाल जैन परिवार में मोतीलाल तेजावत का जन्म हुआ था। मोतीलाल तेजावत का जन्म हुआ था। मोतीलाल तेजावत का जन्म हुआ था। ओसवाल जैन परिवार में 1886 को मोतीलाल तेजावत का क्या हुआ था? जन्म हुआ था। 1886 को मोतीलाल तेजावत का जन्म ओसवाल जैन परिवार में कहां पर होता है? कोलियारी उदयपुर में होता है। कोलियारी उदयपुर में ओसवाल जैन परिवार में किसका जन्म हुआ था? मोतीलाल तेजावत का हुआ था। ये कोलियारी को आप ऐसे भी ध्यान रख सकते हो कि हल्दी घाटी युद्ध के बाद में प्रताप का इलाज कहां पे होता है? हल्दी घाटी के युद्ध के बाद में महाराणा प्रताप का जो इलाज था वो कहां पर हुआ था? कोलियारी उदयपुर के अंदर हुआ था। कोलियारी उदयपुर में 1886 को किसका जन्म हुआ था? मोतीलाल तेजावत का। कौन से परिवार में हुआ था? ओसवाल जैन परिवार में। ओसवाल जैन परिवार की कुल देवी कौन सी माता है? सचिया माता है। और सचिया माता का मंदिर कहां पर है? ओसिया जोधपुर में है। और ओसिया जोधपुर में जैन मंदिर और सरोवर किसने बनवाए थे? वत्सराज ने बनवाए थे, जिसकी उपाधि च्यवराह और रणहस्तिन की है। तो आज तक हमने वत्सराज को पढ़ लिया है। बाकी नेक्स्ट क्लास के अंदर हम उम्मीद करेंगे कि प्रतिहार जो है वो कंप्लीट करवा दिया जाए। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करो, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगली क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।